उत्पत्ति के बाद हमने कुछ कारिकाएं यहाँ पर हमने प्रस्तुत कर दी थी, जो कि आप देख सकते हैं कारिकाओं को अगर आवश्यकता हो कभी तो। उसके बाद हमने साइन के परिचय में पृष्ठभूमि जो है और जिसके आधार पर सांख्य अवलंबित है उन सभी विषय वस्तुओं को हमने देखा। इसके बाद तत्व को हमने देखा था, तत्व का विवेचन हमने किया था। उसके बाद तत्व विवेचन में ही अलग अलग हमने देखा था जो सात्विक अंश से कौन कौन आते हैं, तामसिक से कौन कौन आते हैं, इस तरह हमने देखा। इसके बाद प्रमाण का दिग्दर्शन किया गया। इसके बाद हम यहाँ पर प्रकृति और पुरुष की चर्चा हमने की थी, पुरुष के बहुत्व की भी हमने चर्चा की। उसके साथ साथ सत्कार्यवाद की चर्चा हमने की थी। सत्कार्यवाद की चर्चा के अनंतर पुरुष के नानात्व या बहुत्व की बात हमने की थी। और उसके बाद हम सृष्टि प्रक्रिया पर चल रहे थे, जहाँ पर एक प्रश्न आया था प्रत्यय सर्ग और तन्मात्रा सर्ग की अलग अलग जो है उनमें तन्मात्रा सर्ग या भौतिक सर्ग या लिंग सर्ग क्या है, तो उसके लिए कहा दिया गया था जो कि प्रत्यय सर्ग जो है ये यहाँ जो आप देख रहे हैं इनमें बुद्धि अहंकार महत या बुद्धि अहंकार और इंद्रियों का जो विकास होता है ये प्रत्यय सर्ग के अंतर्गत आते हैं। और तन्मात्रा पंचमहाभूत, तन्मात्रा पंचमहाभूत और उसके बाद जो समष्टि सृष्टि को आप देखेंगे आगे चल करके जो भी है वो सभी आएंगे तन्मात्रा सर्ग के अंतर्गत। मूलतः तन्मात्रा और पंचमहाभूत जो है ये आप देखेंगे इसके अंतर्गत। इसको आप इस तरह से भी देख सकते हैं। यहाँ पर जो आपने चार्ट देखा है ये जो आपने देखा है महत बुद्धि अहंकार जो है ये आपने यहाँ तक देखा है। और ये पंच तन्मात्रा जो है ये यहाँ पर देखिए आप, ये ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय मन इस सात्विक अंश से जो होता है यहाँ तक आप देखेंगे ये पूरा पार्ट जो है ये यहाँ यहीं से स्टार्ट करके महत बुद्धि से स्टार्ट करके ये जो ये पार्ट है यहाँ से स्टार्ट होगा। और चूंकि महत्व को हमें लेना पड़ेगा क्योंकि अहंकार तभी हम समझ पाएंगे, तो यहाँ से लेकर के ये मूलतः अहंकार से लेकर ये जो ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय और मन है ये सभी आ जाएंगे प्रत्यय सर्ग के अंतर्गत। हम इसको देखते हैं। और इधर तन्मात्रा हो या पंच महाभूत हो इनको जो हम देखते हैं ये हम देखते हैं तन्मात्रा सर्ग के अंतर्गत। वही इन दोनों में भेद है जो कि हमने चर्चा किया था। जो ग्रंथ आपको मैंने बताया था उस ग्रंथ में स्पष्ट रूप से दिया गया है क्लियर कट, जो कि मानस वृत्तियों का जो उदय होता है वो प्रत्यय सर्ग के अंतर्गत है। और यहाँ पर कार्य द्रव्यों का जो आविर्भाव माना जाता है वह तन्मात्रा सर्ग के अंतर्गत इसको माना जाता है। तो इसमें आप कहीं भी कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे, स्पष्ट रूप से आप जानते रहेंगे क्योंकि भौतिक सर्ग या तन्मात्रा सर्ग जो कहा गया है। और हमने ये बता ही दिया था कि आसक्ति है आसक्ति नहीं है, तो ये हमने चर्चा कर ली थी ये सब। अब हम आते हैं प्रमाण पर आते हैं। तो वहां पर हमने देखा था जो कि दृष्टम अनुमानम आप्त वचनम सर्व प्रमाण सिद्धत्वात् त्रिविधम प्रमाणम इष्टम प्रमेय सिद्धि प्रमाणाध्य त्रिविधम प्रमाणम इष्टम। ये तीन ही प्रमाण इष्ट है, इच्छित है। ईश धातु का अर्थ होता है इच्छा होना और उसी में तप प्रत्यय लगता है तो इष्ट कहा जाता है। जैसे पठित पाठ पीत दुग्ध इस तरह करके जो हम बनाते हैं, इसी तरह इष्ट प्रमाण इष्टम प्रमाणम। प्रमाण वहां पर नपुंसक लिंग में, इसीलिए यहाँ पर इष्टम नपुंसक में दिया गया है। त्रिविधम प्रमाणम इष्टम, तीन प्रकार के ही प्रमाण इष्ट है। क्यों? क्योंकि प्रमेय सिद्धि प्रमाणाध्य, प्रमेय की सिद्धि जो होगी, प्रमेय मतलब यहाँ पर जो प्रकृति से लेकर के आप आगे जितने ज्ञो ये व्यक्त और व्यक्त ज्ञों की बात करते हैं उसकी बात कर रहे हैं। लेकिन प्रमेय की जो सिद्धि होगी वह प्रमाणात ही, पंचमी रामात प्रमाणात ही, निश्चय रूप से प्रमाण से ही वह संभव है। अब कहते हैं जो कि प्रमेय जिसकी सिद्धि करते हैं मतलब 25 तत्व जो हैं उनकी बात की जा रही है। प्रमाण जिसके द्वारा सिद्ध करेंगे, इंस्ट्रूमेंट जो है यह कौन कौन है? दृष्ट है, अनुमान है, आप्तवचन है। प्रमाता
प्रमाता जो होंगे वह प्रमा जो 25 तत्व जो है उसको जानने वाला जो होगा उसको प्रमाता कहा जाएगा। तो उसके बाद अब देखते हैं दृष्ट। दृष्ट का है प्रति विषयाध्यवसायो दृष्टम, इस विषय से संबद्ध इंद्रिय जनित निश्चयात्मक ज्ञान। इसकी चर्चा हमने पहले भी की है, जो कि दृष्टि हम उसको कैसे कहेंगे, क्योंकि ये प्रति विषय अध्यवसाय जो कहा गया, क्योंकि हर एक विषय का अध्यवसाय, हर एक विषय को आप देखते हैं उसके बाद जो अध्यवसाय जन्य ज्ञान होता है, मतलब निश्चयात्मक ज्ञान जो होता है उसको आप कहते हैं इंद्रिय जन्य ज्ञान और दृष्ट कहते हैं। फिर उसके बाद अध्यवसाय क्या होता है, ज्ञानेन्द्रिया जो है वह विभिन्न विषयों में जाकर के बुद्धि के द्वारा निश्चयात्मक ज्ञान प्राप्त करती है, क्योंकि आप एक साथ बहुत सारे वस्तुओं को देखते हैं, लेकिन बुद्धि जो है, निश्चयात्मिका बुद्धि जो है वह एक वस्तु पर जाकर के टिक करके उसका ज्ञान आपको होने देती है। और यही निश्चयात्मक ज्ञान जो है उसी को कहा जाता है अध्यवसाय। तो विषय वस्तु का जो पर्टिकुलर ज्ञान हो पाता है उसको कहा जाता है अध्यवसाय। उसके बाद इसके साथ क्या होता है कि विभिन्न अविषय जो है, अर्थात ये जो सेकंड स्टेप हुआ, सेकंड स्टेप से ही थर्ड जो है वो आ जाता है ऑटोमेटिकली, जो कि यह इस विषय के साथ साथ जितने भी हैं वह अविषय जितने भी हैं, मिथ्या ज्ञान, संशयात्मक ज्ञान, इन सब का विराम हो जाता है। प्रति विषयाध्यवसायो दृष्टम, दृष्टम दृष्टम नहीं दृष्टम। प्रति विषय का अभिप्राय क्या हुआ, जो कि हर एक विषय जो है वहां पर आपकी इंद्रियां पहुंचती है, लेकिन बुद्धि जो है किसी एक को, एक का निश्चयात्मक ज्ञान दे पाती है, इसलिए कहा जाता है प्रति विषयाध्यवसायो दृष्टम। और इसके साथ ही अन्य जितने भी हैं अविषय या संशय आदि, उन सब का निवारण वहीं पर हो जाता है। हमने प्रत्यक्ष देख लिया, अब है उपमा अनुमान। अनुमान क्या है, तल्लिंग लिंग पूर्वकम ज्ञानम अनुमानम। यहां पर एक बात ध्यान रखेंगे आप कि अनुमान के संदर्भ में बहुत सारी टेक्नोलॉजी आपको मिलेगा, बहुत सारी तकनीकी शब्दावली आपको मिलेगी, लेकिन जितने सांख्य में आवश्यक हैं हमने सिर्फ उन्हीं को लिया है। कि इसलिए मैंने केवल उन्हीं को लिया है क्योंकि आप अन्य से कंफ्यूज न हो, अन्य शब्दों को समझने के चक्कर में आप मूल जो है उनको उनसे न भटक जाए। तो आप कहेंगे जो कि अगर इस तरह की बात है तो अन्य जो आ जाएंगे तो उनको फिर हम क्या करेंगे, तो उनको समझने के लिए आप जब न्याय में जाएंगे वहां पर देखेंगे। जैसे यहाँ पर हम परामर्श की बात नहीं कर रहे हैं, जैसे परामर्श जन्यम जो होगा ये सब बात हम नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि इसकी आवश्यकता हमें यहाँ पर नहीं है। न्याय में उसकी आवश्यकता होगी तो हम न्याय में उसकी चर्चा करेंगे, है ना। तो जो तकनीकी शब्दावली इन्होंने प्रयोग किया है हम उन्हीं तकनीकी शब्दावली का प्रयोग कर रहे हैं। और इसका उद्देश्य यह है कि जब आप एग्जाम में आप देखेंगे इन शब्दों को, तो इनसे संदर्भित जो भी शब्द होंगे वो तुरंत आपके दिमाग में आ जाएंगे, लेकिन जो ही इससे अलग होंगे तो आपको लगेगा नहीं, इस तरह तुमने सांख्य में नहीं पढ़ा है, तो फिर आप उसको साइड कर देंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे जो टर्म है वो आपको मिलेंगे जो कि लगभग सभी ने जो अनुमान को मानते हैं या खंडन करते हैं, सभी ने अनुमान के अलग, तो वहां पर आकर के थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है, इसलिए मैं अनुमान को बहुत संभल करके चर्चा कर रहा हूं। तो यहाँ पर जितने की आवश्यकता है बस हम उतने पर ही जा रहे हैं। कहा जाता है तल्लिंग लिंगी पूर्वकम ज्ञानम अनुमानम। लिंग क्या है, लिंगी क्या है, लिंग कहा जाता है व्याप्य, हेतु, या एग्जाम्पल के रूप में अगर देखें आप, उदाहरण के रूप में, तो धूम। लिंग लिंगी पूर्वकम, जहां पर लिंग और लिंगी का संबंध आप देखते हैं, इस तरह का जो प्रमाण है, इस तरह का जो ज्ञान है वह अनुमान कहा जाता है। तत् मतलब अनुमानम, अनुमानम लिंग लिंग पूर्वकम ज्ञानम, वह लिंग पूर्वक जो ज्ञान है उसको कहा जाता है अनुमान।
लिंग क्या है? व्याप्य है, या उसको हेतु कहिए आप, या उदाहरण के लिए धूम लीजिए। लिंग क्या है? व्यापक है, साध्य है, अग्नि है। ये जो तकनीकी शब्दावली जो है, इसके जो सिनोनिम्स है उसको भी आप ध्यान में रखेंगे। पर्यायवाची जो कह रहे हैं उसको भी आप ध्यान में रखेंगे। धूम पर्यायवाची नहीं है, धूम उदाहरण है। ये इसलिए बताया गया ताकि आपको जो ही हम कहेंगे धूम तो उससे आपको समझ में आ जाएगा ये लिंग है, ये व्याप्य है, ये हेतु है, ठीक ना। और जो ही हम अग्नि कहेंगे तो लिंगी है, व्यापक है, साध्य है। अग्नि साध्य है, धूम हेतु है, या उसको आप हेतु जो ही कहे तो कारण होता है, साधन होता है, आप समझ गए। अग्नि जो है वह साध्य है, ठीक, वह व्यापक होगा अर्थात विस्तृत क्षेत्र कवर करने वाला होगा, या लिंगी होगा। लिंग कहते हैं चिन्ह को, आइडेंटिफिकेशन को, और लिंगी जो है वो कहा जाता है जो कि जिसका जो चिन्ह हो। जैसे कहते हैं ना वहां पर जो कि इत्थम भूत लक्षण है जो कहते हैं, जिस लिंग से लिंगी का ज्ञान हो, जैसे अक्षणाकाण है या फिर पादेन खंजह, इस तरह जो आप व्याकरण में देखते हैं, मतलब जिसका चिन्ह, सॉरी नहीं नहीं वहां था, जटाविस्तापस, ये उदाहरण था उसका, इधर नहीं था। जटाविस्तापस, जटा के द्वारा वह तापस प्रतीत होता है, तपस्वी प्रतीत होता है। इत्थम भूत लक्षण है वो पहला उदाहरण जो दिया था वो जेना के विकार का था, वो अलग था। ये इत्थम भूत लक्षण है वहां पर जो कहा गया था, क्योंकि जटाभिस्तापस, तो कहा गया जो कि जिसके हाथ में कलश हो वही एक्स होगी। अगर ये आपने बता दिया तो लोग उस लिंग से अर्थात उस चिन्ह से, उस आइडेंटिफिकेशन से उस व्यक्ति को पहचान गया। या फिर आप मेघदूतम में चले जाइए जहां पर कहते हैं जो कि ताम चावश्यम दिवस गणनाम तत्पराम एक पत्नी अव्यापन्नाम अवहत कतर द्रक्षसि भ्रात जायाम। कहते तुम जाओगे तो वहां पर अपने भौजाई को तुम देखोगे, कैसी होगी वह इन तरह के कार्यों को करती हुई होगी। तो मतलब वो कार्य जो वहां पर वो लिंग हो गया उसके लिए, और वह हो गई लिंगी। तो अग्नि हो गया लिंगी और धूम जो है वह लिंग हुआ। धूम जो हुआ आइडेंटिफिकेशन हुआ, चिन्ह हुआ। अब लिंग का अगर लिंग की वित्वत करें तो लीनम अर्थम गमयति इति। लीनम अर्थम, लीनम का अर्थ होता है अर्थम, अर्थ को, विषय वस्तु को जो समझा सके वह साधन जो होता है वह, अर्थात वह जो विशेषण है वह लिंग कहा जाएगा। अब इसमें इन दोनों में साहचर्य नियम होता है, उनमें इन दोनों में व्याप्ति संबंध होता है। तो व्याप्ति संबंध को भी विस्तार में हम देखेंगे न्याय में, लेकिन यहाँ पर इतना समझेंगे साहचर्य नियमो व्याप्ति। और इसके लिए बहुत अच्छा प्रसिद्ध वाक्य आप सुनते हैं, यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र अग्निः। ये साहचर्य नियम जो होता है उसको व्याप्ति कहा जाता है। अनुमान के प्रकार आप देखेंगे जो यहाँ पर, चूंकि इन्होंने अनुमान को व्याख्या इतना करके डायरेक्ट अनुमान के भेद बताए हैं, और अनुमान के भेद अलग अलग दर्शनों में अलग अलग तरह से आप देखेंगे। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर एकदम बिल्कुल स्ट्रिक्ट रहिए, जो कि सांख्य में यही कैटेगराइजेशन माना गया है, यही विभाजन माना गया है, और कोई भी विभाजन होता है वह सांख्य का नहीं है। ये आप स्पष्ट रहे, इसमें ये नहीं होना चाहिए कि आप न्याय को लेकर के आप भटक रहे हैं या आदि को लेकर के भटक रहे हैं। यहाँ पर पूर्ववत, सॉरी यहाँ पर कहा गया है वीत अवीत, ठीक है, यहाँ पर वीत अवीत कहा गया है, और यही आप अन्य दर्शनों में पाएंगे पूर्ववत, सामान्यतो दृष्ट, शेषवत के रूप में मानते हैं वो। तो यहाँ पर वीत अवीत जो है उसको आप समझने का प्रयास करिए। वीत अवीत क्या है? यहाँ पर वीत जो है उसके अंतर्गत ये दोनों आते हैं, पूर्ववत और शेषवत। इसकी परिभाषा जो है वो कहीं लिख लीजिए, बहुत ही अच्छा इन्होंने
परिभाषा बताया है वीत अवीत के लिए। तो ये हम जो देख रहे हैं वीत अवीत, वीत में ये है कि इसके अंतर्गत पूर्ववत और सामान्यतोदृष्ट आएंगे, और शेषवत जो है इसको हम मानते हैं अवीत के अंतर्गत। और वीत के लिए ये कह रहे हैं, फिर वही ग्रंथ जो मैंने बताया था वही, उसमें आप पूरा विस्तार पूर्वक देख सकते हैं। इसमें बता रहे हैं जो कि सामान्य रूप से मानते हैं वीत और अवीत। वीत दो प्रकार का होता है, पूर्ववत और सामान्यतोदृष्ट। पूर्ववत जो है वह दो पदार्थों के बीच निश्चित किए गए व्याप्ति संबंध पर आश्रित होता है। अर्थात वीत जो होगा वह व्याप्ति संबंध पर आश्रित होगा। और चूंकि हाँ व्याप्ति संबंध पर आश्रित होगा, इस उदाहरण बता रहे हैं धूम के द्वारा वह्नि या अग्नि का अनुमान। यहाँ पर धूम तथा वह्नि के निश्चित संबंध ज्ञान पहले हमें पाकशाला आदि में प्राप्त होता है, उसके आधार पर हम इसको ग्रहण करते हैं। और इसलिए पहला जो इसमें बताया गया है वह पूर्ववत बताया गया है, पहले से अनुभूत संबंध के आधार पर आश्रित अनुमान। और सामान्यतोदृष्ट वहां होता है जहां पर साध्य और हेतु, हेतु और साध्य के बीच व्याप्ति संबंध का दर्शन हमें नहीं होता है। एक में क्या होगा, एक में होगा जो कि वीत में, एक में क्या होता है हमें जो कि व्याप्ति संबंध जो है वह निश्चित रूप से हम देख पाते हैं, जहां पर व्याप्ति संबंध वह हम मूल रूप से लेते हैं वीत। लेकिन वीत में भी क्या होता है कि पूर्ववत में तो पूर्व अनुभूत जो है संबंध उनके आधार पर दिखाई पड़ता है, लेकिन सामान्यतोदृष्ट में क्या होता है कि इनके बीच जो व्याप्ति संबंध जो है वह स्पष्ट रूप से हमें दिखाई नहीं पड़ते हैं, जहां पर हेतु तथा साध्य के बीच व्याप्ति संबंध का दर्शन हमें नहीं होता है, बल्कि हेतु की समानता उन पदार्थों से है जिनसे साध्य का नियत संबंध है। जैसे इंद्रिय के अस्तित्व का ज्ञान हमें प्रत्यक्ष के द्वारा कभी नहीं होता है, नेत्रेंद्रिय का ज्ञान हमें कैसे होता है, तो आंख तो स्वयं नेत्रेंद्रिय का ज्ञान हमें नहीं हो सकता, क्योंकि आंख के द्वारा ही आप देखेंगे और वो स्वयं को तो देख नहीं सकती है, फलतः उसकी सत्ता का ज्ञान हमें अनुमान के द्वारा ही करना होता है। अर्थात ये कह रहे हैं क्योंकि वीत को पहले ये बता रहे हैं और वीत के अंतर्गत ये बता रहे हैं पूर्ववत और सामान्यतोदृष्टि की। तो वीत के लिए परिभाषा इन्होंने सीधा सा ये दिया है कि जब दो पदार्थों के बीच निश्चयात्मक अनुमान जो है वह व्याप्ति संबंध पर आश्रित होता है। व्याप्ति संबंध पर आश्रित होना तो सामान्य रूप से ये जितने भी हैं उनको पूर्ववत के अंतर्गत माना गया, सॉरी वीत के अंतर्गत, और रेस्ट जो इसके परिशेष कार्य जो बच जाते हैं, जो कार्य बच गए जो इसके अंतर्गत हम नहीं ले पाते हैं, उनको आप अवीत के अंतर्गत, जिसको इधर शेषवत के रूप में आप देखते हैं, उसको वहां पर अवीत के रूप में देखते हैं। अर्थात जो आप न्याय दर्शन में जब हम चर्चा करेंगे पूर्ववत और शेषवत को, तो पूर्ववत शेषवत आ जाएगा वीत के अंतर्गत, और पूर्ववत और सामान्यतोदृष्ट, और शेषवत जो होगा वह अवीत के अंतर्गत माना जाएगा। पूर्ववत को आप केवलान्वयी कहते हैं यथा कदा, तो यहाँ पर वीत या केवलान्वयी कहिए और अवीत केवल व्यतिरेकी इस तरह कह सकते हैं, जो कि अन्य दर्शनों में इसका डिवीजन आप पूर्ववत, सामान्यतोदृष्ट और फिर दूसरा शेषवत, तीसरा शेषवत के रूप में आप देखेंगे। तो पूर्ववत कहां पर होगा, जहां पर हेतु द्वारा साध्य को सिद्ध किया जाएगा, अर्थात कार्य के द्वारा कारण का अनुमान किया जाएगा, वहां पर कहा जाएगा पूर्ववत। सामान्यतोदृष्ट जो है अतीन्द्रिय जो है, जैसे प्रकृति हुआ, पुरुष हुआ, और इसके साथ साथ इस तरह के जो वस्तु है उनको, उनका ज्ञान जो हमें हो पाएगा, या इंद्रिय की सत्ताओं का ज्ञान जो हम कर पाते हैं, ये सामान्यतोदृष्ट के आधार पर होता है। और परिशेष के आधार पर जो शेषवत या केवल व्यतिरेकी या अवीत, ठीक। तो इस दृष्टि से हाँ, अब
आएंगे, हम शब्द प्रमाण पर आएंगे। तो शिष्टों के द्वारा जो यथार्थ ज्ञान कहा जाता है उनको इसका इसे आप्त वचन के रूप में, आप्त पुरुष के द्वारा जो कहा गया है उसको आप्त वचन के रूप में माना जाता है। तो अनुमान के दृष्टि प्रत्यक्ष के अंतर्गत हमने देखा जो कि दृष्ट पद को हमने परिभाषित किया। उसके बाद अनुमान के अंतर्गत हमने वीत और अवीत को देखा। वीत और अवीत में मूलतः हमने अंतर यही देखा कि पहले पूर्ववत और सामान्यत्व दृष्टि से अलग जो बच जाते हैं परिशेष कार्य, जो अर्थात कार्य जो से अवशिष्ट बचा हुआ है। जैसे आप देखते हैं जो कि रात्रि जल देखते हैं आंगन में, तो उसके आधार पर कहते हैं कि रात्रि में बारिश हुई होगी। तो परिशेष कार्य के आधार पर जो आप कारण का अनुमान करते हैं, कारण का अनुमान करते हैं, वह शेषवत के रूप में आता है और वह अवीत है, केवल व्यतिरेकी है। नेक्स्ट जो है उसको अवीत के अंतर्गत मानते हैं। ये और भी आपको स्पष्ट होगा जब हम न्याय में विस्तार पूर्वक जो पंचावयव देखेंगे उस समय में आप पूर्ववत, सामान्यत्व दृष्टि और शेषवत को देखेंगे और वहां पर आप फिर देख लेंगे जो कि पूर्ववत शेषवत की जो बातें आ रही है वह वीत के अंतर्गत, और पूर्ववत और सामान्यत्व दृष्टि की बात जो बात आ रही है वो वीत के अंतर्गत, और शेषवत जो है उसको अवीत के अंतर्गत देखेंगे। ठीक, इसके बाद हम आ जाते हैं गुण पर आ जाते हैं। गुण के लिए केवल दो कारिकाएं हैं, इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। यह प्रीति और प्रीति विषादात्मक होते हैं। प्रीति प्रद होंगे कौन, तो प्रीति प्रद होंगे सत्व, और अप्रीति प्रद जो देख रहे हैं जो कि दूसरे जो सॉरी प्रीति प्रद जो होंगे वह सत्व होंगे, अप्रीति प्रद जो होंगे वह यहाँ पर रजस जो होंगे, और विषादात्मक जो होंगे वह तमस होंगे। और इसके साथ साथ सत्वम लघु प्रकाशकम इष्टम, ये जो 13वीं कारिका देख रहे हैं जो कि सत्व गुणात्मक जो सत्व जो होंगे वह लघु होंगे और प्रकाशक होंगे, और रजस जो है वह प्रवृत्तिशील होंगे और चंचल होंगे। और उसके साथ साथ उपस्तंभक, उपस्तंभक मतलब अंतः उत्साह वाला, उपस्तंभक का अर्थ होता है अंतः उत्साह वाला। और तमस जो है वह गुरु वर्ण वाले होंगे, गुरु होंगे, वर्ण वर्ण मतलब आच्छादक होंगे और विषादात्मक होंगे। लेकिन इन तीनों की ही अवस्थिति अपरिहार्य होती है, क्योंकि कहा गया है इन सब की स्थिति किस तरह होती है, प्रदीपवत चार्थ। तो वृत्ति प्रदीप जो होता है, दीपक जो होता है, दीपक के समान ही यह होते हैं। ये वृत्तियां जो की होती है वह प्रदीप के समान ही होती है। अगर वहां पर किसी एक को हटा दिया जाए तो अस्तित्व दीपक का संभव नहीं है, वो तेल हो या बाती हो या जो अग्नि ये लौ जो है वह सभी वहां पर आवश्यक होता है, उसके बिना आप नहीं देख सकते हैं दीपक को। इसके बाद ये मूल रूप से हमारा आज की जो चर्चा हमारी थी यहीं तक थे, और इसके बाद फिर पुनः हम आगे चर्चा करेंगे।